वेलकम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, आप एक सिंपल सा रिएक्शन समझिए कि अगर हम C+O2 से CO2 बना रहे हैं तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है कि अलग अलग लॉ है। कुछ मास के बारे में बताते हैं, तो कुछ रेशियो के बारे में बताते हैं, कुछ मल्टीपल के बारे में बताते हैं, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हमको पढ़ना है। इसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हमको पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, तीसरा हमको पढ़ना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, चौथा हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, पांचवा हमको पढ़ना है गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस, और छठवां हमको पढ़ना है अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, और सातवां हमको पढ़ना है डाल्टन्स लॉ या डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो इतने लॉ हमको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस, डाल्टन्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ। इसी को अवोगाद्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि किस लॉ में क्या लॉ है और क्या बारीकियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ठीक है, सुनिए। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है CaCO3, ये बनाता है CaO प्लस CO2। लिसन, इधर जो रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इधर बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा क्या होता है? बराबर। इट मींस मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। आओ प्रूव करें। चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मैंने आपको निकालना बताया है। तो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, ये 16 इंटू 3 हो गया 48, टोटल आ गया 100। रिएक्टेंट का मास कितना? 100। आओ प्रोडक्ट का, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 56, प्लस CO2 का होता है 44। लिसन, 100 इधर भी 100 इधर भी, मतलब जो मास रिएक्टेंट का वही मास प्रोडक्ट का। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई चेंजिंग नहीं होती। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करते हैं लिमिट की। किसकी बात करते हैं? लिमिट की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पर काम नहीं करता है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में यह कहा जाता है कि ढेर सारा जो मास होता है वो बच्चा कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ये तो सब रखते हैं। मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मास कम हो जाएगा तो बराबर नहीं रहेगा। मतलब इन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अ फेल्योर बिकॉज सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस लॉ वाज गिवन बाय द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर।
लेवोजियर इज गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेडोल्ट। लेडोल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लेडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव किया। आइए वो एक्सपेरिमेंट जानते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक एच शेप की ट्यूब लिए, इस तरीके से एक ट्यूब थी, ऐसे देखिए, ये ऐसे, ठीक है। अब उसमें क्या किए, एक तरफ इन्होंने फिलअप कर दिया AgCl को और एक तरफ फिलअप कर दिया NaCl को, ठीक है। अब क्या किए, इधर AgCl है, इधर NaCl है, मतलब ये रिएक्टेंट हैं दोनों, अभी रिएक्ट नहीं किए हैं। आप इसके वेट को ले लीजिए, ऐसे वेट ले लीजिए। सपोज करिए कि वेट आ गया 20 ग्राम, मास मान लीजिए, मास कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया। अब क्या करिए, इसको पकड़िए, टर्नओवर कर दिए, घुमा दो। AgCl इसमें चला आया, NaCl इसमें चला। जब दोनों मिक्स हो गए तो रिएक्शन शुरू हो गया और बन गया क्या, प्रोडक्ट। अब क्या करो, अगेन वेट करो। फिर जब वेट करोगे फिर भी वेट इसका कितना आएगा, 20 ग्राम आएगा। कहने का मतलब कि रिएक्शन से पहले मास और रिएक्शन के बाद मास, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कभी बदलता नहीं है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए अब दूसरे लॉ पर हम डिस्कस करते हैं, दूसरे लॉ पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर हमारे पास H2O है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो 2 1 जा 2, इसका मास कितना है 2, ऑक्सीजन कितना होता 16, मतलब ये 1 ये 8, मतलब वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो 1 है और ऑक्सीजन का क्या है 8। गौर से सुनो, टर्निंग पॉइंट बोलने वाला हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या कहता है, सुनिए। एनी कंपाउंड इज मेड फ्रॉम फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट। कोई कंपाउंड जो होता है उसमें एलिमेंट का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। मतलब ये पानी है तो इसमें एक रेशियो में हाइड्रोजन है और 8 रेशियो में क्या है ऑक्सीजन। सुनिए, वेदर कंपाउंड फ्रॉम एनीवेयर, ये पानी तुम नदी से निकालो, ये पानी तुम समुद्र से निकालो, ये पानी तुम नल से निकालो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। द एलिमेंट व्हिच कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग ऑलवेज फिक्स रेशियो, फिक्स क्वांटिटी। वो एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उन एलिमेंट का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। कंपाउंड कहीं से निकालो मतलब नहीं है, एलिमेंट का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। आओ CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का मास 12, इसका 16 to 32, ये हो गया 3:8। 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 3:8 हो गया, ठीक है। इसको कट कर दिए, 3:8। अब देखो 3 रेशियो में कार्बन है और 8 रेशियो में ऑक्सीजन है। CO2 चाहे लकड़ी को जलाने से निकले या बाइक के धुएं से निकले या किसी इंडस्ट्री से निकले, इसमें कार्बन का रेशियो 3 और ऑक्सीजन का रेशियो 8 ही रहेगा। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल गिवन बाय द प्राउस्ट। किसने दिया था, प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अब लिमिटेशन क्या है, देखो जब डिस्कवरी हो गई आइसोटोप्स की, किसकी, आइसोटोप की, मतलब 1H1 1H2 1H3। ध्यान देना,
आइसोटोप का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग। तो देखो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। जरा मुझे बताओ, अगर ये ऑक्सीजन 16 है तब तो 1:8 होगा, लेकिन अगर ये वाला ऑक्सीजन 17 वाला ऑक्सीजन है तो क्या रेशियो फिक्स होगा, नहीं होगा। मतलब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप सम लिमिट इज क्रिएटेड इन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। मतलब जब आइसोटोप्स आ गए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल पर थोड़ा सा बट्टा लग गया कि बिना आइसोटोप को कंसीडर किए हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे लॉ पर, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल गिवन बाय द डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल क्या है, ध्यान दीजिए। ये लॉ कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है वो कंबाइंड कर रहा है किसी दूसरे से जिसका नाम क्या है बी। लिसन केयरफुली, अगर कोई एक एलिमेंट ए किसी दूसरे एलिमेंट बी से कंबाइन कर रहा है, फिर सुनिए, ऐसा भी कर सकते हैं अगर कोई एलिमेंट बी कि डिफरेंट क्वांटिटी, लिसन, बी की क्वांटिटी डिफरेंट हो, B1, B2, B3, B4, लेकिन ए की क्वांटिटी में कोई फर्क न पड़े। अगर किसी एलिमेंट ए के फिक्स मास से, अगर ए एलिमेंट के फिक्स मास से बी एलिमेंट का डिफरेंस मास रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसमें बी वाले का मास एक सिंपल रेशियो, एक सिंपल मल्टीपल में रहता है। ऐसे नहीं समझ में आएगी बात, आती भी नहीं है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो N2O, N2O2, N2O3, N2O4। लिसन, ये A है, ये B है, ठीक है, ध्यान दो। नाइट्रोजन का मास कितना, एटॉमिक मास 14 × 2, 14 × 2 28, तो N2 हो गया कितना 28, ये भी कितना 28, ये भी कितना 28, ये भी कितना 28, मतलब इनका अमाउंट क्या है, फिक्स है। आओ इनका देखो, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, ये हो गया 48, ये हो गया 64, देखो 16 × 1 = 16, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, तो आ गया 1:2:3:4। देखिए ये मल्टीपल में हो गए, 16 16 दूना 32 43 34 64 मल्टीपल में भी हो गए, और इनमें मिला क्या, सिंपल रेशियो। तो बोलते हैं इसको क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल गिवन बाय द डाल्टन। कि अगर एक एलिमेंट ए का फिक्स अमाउंट बी के डिफरेंट अमाउंट से रिएक्ट करता है तो ए नहीं, बी वाले के मास में हमेशा रेशियो मल्टीपल में आएगा, और हमेशा रेशियो कैसा आएगा, सिंपल आएगा। अब सुनो लिमिट क्या है, दिस लॉ इज फेल्योर ऑन नॉन स्टैचियोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड। अच्छा ये क्या है, मैं आगे बताने वाला हूं आपको। नॉन स्टैचियोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड लाइक Fe0.98O, इस तरीके के कंपाउंड में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन स्टैचियोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट लॉ we discuss about the very important, listen carefully, law of reciprocal proportional, law of reciprocal proportional, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शनल गिवन बाय द साइंटिस्ट रिचर्ड
सॉरी RICT, रिचर, एक साइंटिस्ट थे जिनका रिचर नाम था। उन्होंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल दिया। ये क्या कहता है गौर से समझिएगा, क्या है देखो। अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट हैं, सपोज करिए ये S है और ये O है, ये O है, ठीक है, और किसी सेम एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं जिसका नाम है H, ठीक है। ये देखिए, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते, चलो ये बनाया H2S, ये बनाया H2O, क्या बनाया H2S और H2O। आओ पहले रेशियो देखें, H2O H2S, ये हो गया 16, ये हो गया 32, मतलब 1:2, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो आ रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं। दिस रूल स्टेट दैट इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद सेम एलिमेंट, अगर दो अलग अलग एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हों तो उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है। और सुनो टर्निंग पॉइंट, अगर वो दोनों एलिमेंट जो किसी सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं अगर खुद आपस में रिएक्ट कर जाए, लिसन, खुद रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएंगे SO2। जैसे दो लोग मिलकर किसी एक आदमी को मार रहे हो, ऐसी बात हो कि उसको मारने को छोड़ के खुद एक दूसरे को मारना शुरू कर जाए, खुद रिएक्ट कर जाए, तो क्या बन गया SO2। आओ SO2 को देखते हैं, ये 32, ये भी 16 to 32, ये भी सिंपल मल्टीपल है, मतलब ये भी सिंपल रेशियो, ये भी सिंपल रेशियो। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल कहता है कि टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ third number of same element and form different type of compound if two different element combined with each other then form compound whose ratio is always just similar to the ratio of two different type of compound। मतलब जो दो अलग अलग कंपाउंड बने हैं उनसे इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। अब हम दो लॉ पे और चर्चा करेंगे। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, और सॉरी एक को बोलेंगे गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस। बहुत आसान है, ठीक है। वी डिस्कस अबाउट गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस, ठीक है। देखिए गैलुसैक ने क्या कहा कि अगर कोई गैस आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं तो उनके वॉल्यूम में हमेशा सिंपल रेशियो। तो देखो ये एक बार है, ये दो लिखा है मतलब दो बार नहीं, इसके आगे कुछ होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना 1, इसका अभी कितना 1, इसका कितना 2, मतलब रेशियो 1 रेशियो 2। व्हाट इज this is simple ratio 1:1:2। if any gas combined with gas then for gas the volume have always simple ratio। listen, H2 plus Cl2 2HCl, N2 plus 3H2 that is form 2NH3। देखिए ये गैस है दोनों, एक रेशियो में, ये 3 रेशियो में, ये 2 रेशियो में। देखिए 1:3:2 रेशियो कैसा आ रहा, सिंपल। अच्छा ये सिंपल रेशियो क्या है, अगर 1:2:3 आ जाए, 1:4:6 आ जाए, अगर 1:40:120 आ जाए, बोलो ये रेशियो तो सिंपल है ना, 1-2 डिजिट के आगे पीछे आ रहा है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं आना चाहिए। दिस इज द गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस। तो इसको हम बोलते हैं गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस। आइए बात करते हैं अवोगाद्रो लॉ पर। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था अमीदो अवोगाद्रो, ठीक है। तो अवोगाद्रो लॉ को अवोगाद्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब इनकी केवल सोच थी, उसका कोई प्रूफ डेवलप नहीं था। क्या कहलाता है अवोगाद्रो लॉ? यह कहलाता है कि अगर 2 कंटेनर हैं, उसमें एक गैस A है और दूसरी गैस B है,
दोनों गैसों पर लगने वाला टेम्परेचर क्या है, सेम है, और प्रेशर भी क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों गैसों का वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, ठीक है। एट द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम। अवगाद्रो का कहना था कि दो डिफरेंट गैसों में अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर हो और वॉल्यूम भी सेम हो तो उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम पर इसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज नोन एज द अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। एट द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर टू गैसेज हैविंग फिक्स वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, हैविंग ऑलवेज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर दो गैसों को दिया जाने वाला टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उसका वॉल्यूम सेम है, तो उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन देखिए, ये जो अवोगाद्रो का रूल है ये हाइपोथेसिस है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम सेम हो तो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इस पर हम डाल्टन्स लॉ के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये आपका खत्म हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी स्टडी करिए और इसका खुद से डिफिनीशन कॉपी पर लिखने की कोशिश करिए। खासकर जो लिमिटेशन है उनको जरूर लिखिए, क्योंकि लॉ तो लोग लोअर क्लासेस भी जानते हैं, लिमिटेशन जो नई चीज है उसको आप लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान घर पे हैं उनकी पढ़ाई कम ना पड़ पाए और वो केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से सीख सकें।